नमस्कार साथियों। हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो अपन बायोलॉजी या जीव विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। जीव विज्ञान के जनक कौन थे, तो अरस्तु एरिस्टोटल के बारे में बात करी थी। फिर हमने जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाओं के बारे में बात करी थी। एक को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान और एक को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। इसके अलावा भी हमने जंतु विज्ञान की बहुत सारी शाखाओं के बारे में हमने बात करी थी कि कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, जिसमें हमने जेनेटिक्स की बात करी थी, जिसमें हमने मायोलॉजी की बात करी थी। ऐसी 35 शाखाओं के बारे में हमने वहां पर बात करी थी। अब हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, यानी जीव विज्ञान हम प्रारंभ करते हैं। तो जीव विज्ञान प्रारंभ करने से पहले अपना या जीव विज्ञान आरंभ करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने से सबसे पहला जो चैप्टर होता है जिसे हम बोलते हैं कोशिका, यानी कि जीवन का जो आधार है, जीवन का जो आधार है वो कौन होती है? कोशिका। कोशिका जीवन का आधार, जीवन का आधार। इस चैप्टर को हम प्रारंभ करने वाले हैं। आधार बोल सकते हैं, इकाई बोल सकते हैं। कोशिका चैप्टर को हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप अपने साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि साथ साथ में ही आप नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो और फिर सही टाइम पे आप उसका रिवीजन कर सके। तो कोशिका जीवन का आधार, ये अपना चैप्टर होने वाला है। सेल, कोशिका जीवन का आधार। कोशिका क्या है, कोशिका कैसे दिखती है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कोशिका का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कौन से जीवों में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के कार्य क्या होते हैं, कोशिकाओं के अंदर क्या फंक्शन है, कोशिकाओं की खोज कैसे हुई, किस किस वैज्ञानिक ने कैसे कैसे खोज की, ये नॉर्मल जानकारी इस चैप्टर में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका का परिचय, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कोशिका का परिचय, इंट्रोडक्शन, कोशिका है क्या, यानी कि हम सेल का इंट्रो करने वाले हैं कि सेल होती क्या है, कोशिका होती क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कोशिका को हम सबसे जो पहला पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे या कुछ नोट करके लिखेंगे। कोशिका को हम किसी भी सजीव की, कोशिका को हम किसी भी सजीव की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो कोशिका सजीव की, कोशिका सजीवों की, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, तथा क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। दो वर्ड है, एक तो है संरचनात्मक स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल क्रियात्मक। कोशिका किसी भी सजीव की या किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कैसे? यानी कि कोई भी जो सजीव होता है, किसी भी सजीव का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कोशिकाओं से मिलकर होता है। किससे होता है? कोशिकाओं से मिलकर होता है। और एक सजीव को जीने के लिए या जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए जितने भी कार्य या जितने भी फंक्शंस होते हैं वो भी किसमें होते हैं? कोशिका में होते हैं। इस आधार पर हम कहते हैं कि कोशिका जो होती है वो सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? या सेकंड पॉइंट, यदि हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है। कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई होती है, इकाई है। क्या बोला हमने? कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है। क्या कोशिका से छोटे और फंक्शंस नहीं है? तो बिल्कुल है। कोशिका के अंदर और भी
कोशिका के अंग होते हैं, जिसमें हमने छोटी 10वीं क्लास में 9th क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है, राइबोसोम के बारे में पढ़ा है, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा है, रिक्तिकाओं के बारे में पढ़ा है। तो फिर सबसे छोटी कोशिकाएं क्या है, सबसे छोटी इकाई कोशिका कैसे हुई? तो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जीवित। जीवित यानी कि यदि हम एक पॉइंट बोले कि कोशिका के अलावा किसी अन्य का स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं है। तो कोशिका के अलावा किसी अन्य इकाई का स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं, या कोशिका से छोटी इकाई कौन सी है जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती है अथवा नहीं रखती है, तो अपना आंसर होगा नहीं है। यानी कि कोशिका के अलावा ऐसी कोई इकाई नहीं है जो स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, यानी कि जो जीवन के लिए या जीवन जीने के लिए जरूरी होता है। तो कोशिका के अलावा ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, या ऐसा कोई अंग नहीं है, या ऐसा कोई छोटी से छोटी इकाई नहीं है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो या जिसमें जीवन है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी सजीव की कोशिका जो होती है सबसे छोटी जीवित इकाई होती है। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा पॉइंट, कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है। कोशिका के अलावा कोई ऐसी इकाई नहीं है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी जिसका जीवन पॉसिबल नहीं होता है। ये आपके 2 पॉइंट क्लियर। अब हम कोशिका की सामान्य जानकारी बात करें, पॉइंट नंबर 3 कोशिका के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका की खोज किसने करी? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने करी? तो नाम आप सबको याद होगा, रॉबर्ट हुक ने करी थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में, 1665 में कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। अब अपने एनसीईआरटी में ये बात नहीं दे रखी है, आपको याद रखना है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने करी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी। कौन सी कोशिका की खोज करी थी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी है। किसकी खोज करी है बेटा? मृत यानी कि डेथ सेल की खोज करी थी। तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कौन सी कोशिका की खोज करी थी? तो मृत कोशिका की खोज करी थी। कौन सी कोशिका खोज करी थी? तो किसकी खोज करी थी? कॉर्क। उस कोशिका का क्या नाम था? कॉर्क कोशिका कौन सी होती है? तो आपने आसपास पेड़ पौधे देखे होंगे, आपने अपने आसपास पेड़ पौधे देखे हैं। उन पेड़ पौधों के जो सबसे ऊपर जो छाल होती है उसी को हम कॉर्क कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क कोशिका, यानी पेड़ की जो छाल है उसी को हमने क्या नाम दिया है? कॉर्क। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कौन सी कोशिका की खोज करी? मृत कोशिका की। और उस मृत कोशिका को हमने क्या बोला है? कॉर्क कोशिका, जो पेड़ की छाल होती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। अब सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने करी? जीवित कोशिका की खोज किसने करी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। एंटोन वॉन
ल्यूवेनहॉक ने करी थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। जीवित कोशिका की खोज, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने करी है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। क्लियर? कितने पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट क्या था? कोशिका को हम किसी भी सजीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था अपना? कि कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है। तीसरा पॉइंट, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका की? मृत कोशिका की, या जिसे हम कॉर्क बोल सकते हैं। कॉर्क क्या था? हम लिख सकते हैं पेड़ की छाल। पेड़ की जो सबसे ऊपरी छाल होती है उसी को उसने क्या नाम दिया था? कॉर्क कोशिका बोला था। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने करी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। किसने करी थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। 4 पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, या हम बोल सकते हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार, यानी सजीव। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे जीव 2 प्रकार के होते हैं। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा जो प्रकार हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं या ऐसे जीव जिसमें जितने भी जीने के कार्य होते हैं, जितने भी फंक्शनल होते हैं, क्रियात्मक कार्य होते हैं, वो केवल एक कोशिका मिलकर करती है। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? तो ऐसे जीव ऐसे जीव जिनमें ऐसे जीव जिनमें सारे कार्य, चाहे वो पाचन हो, चाहे भोजन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे परिवहन हो, परिसंचरण हो, सारे कार्य एक कोशिका द्वारा होता है। एक कोशिका द्वारा होता है। एक कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक कोशिका द्वारा होता है। तो ऐसे जीव जिनमें सारे कार्य एक कोशिका द्वारा होते हैं उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण की यदि हम बात करें, उदाहरण आपने नाम सुना होगा अमीबा। अमीबा जीवाणु, यानी जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु आदि ऐसे जीव हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? तो ऐसे जीव जिनमें ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण की यदि हम बात करें, मानव
गाय, पेड़ पौधे आदि, पेड़ पौधे आदि। तो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब आपने पढ़ा है, आपने नाम सुना होगा RH विटेकर। क्या नाम सुना होगा? RH विटेकर। RH विटेकर। RH विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी। RH विटेकर ने कौन सी प्रणाली दी थी? 5 जगत प्रणाली। कौन सी प्रणाली दी थी? 5 जगत प्रणाली। यानी कि RH विटेकर ने संपूर्ण सजीव को, जितने भी सजीव इस दुनिया में मिलते हैं, उसको 5 जगत में वर्गीकृत किया था। कितने जगत में वर्गीकृत किया था? 5 जगत में वर्गीकृत किया था। कितने में? 5 जगत में वर्गीकृत किया था। पहला कौन सा था? यानी कि हम यहाँ पे सजीव की यदि बात करें, सजीव, और उन सजीवों को कितने जगत में बांटा है हमने? 5 जगत में बांटा है। पहला कौन सा हुआ? मोनेरा। फर्स्ट जगत कौन सा होगा? मोनेरा। पहला कौन सा हुआ? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा कवक। तीसरा कवक या फंजाई। चौथा पादप या वनस्पति जगत हम बोल सकते हैं, प्लांटी। और पांचवा एनिमेलिया यानी जंतु जगत। तो टोटल कितने जगत हुए आपके सामने? 5 जगत। यानी कि संपूर्ण सजीवों को 5 जगत में इसने वर्गीकृत किया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जगत है। किसने बांटा है? RH विटेकर ने इसको डिवाइड किया है। अब जो मोनेरा जगत है, उस मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव आते हैं या बहुकोशिकीय जीव आते हैं। यानी कि मोनेरा जगत के अंदर जो जीवों को रखा गया है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन से हैं? एक कोशिकीय जीव है। कौन से? एक कोशिकीय जीवों को इसमें रखा गया है, एक कोशिकीय जीव। तो प्रोटिस्टा के अंदर भी किसको रखा गया है? एक कोशिकीय जीवों को। एक कोशिकीय जीवों को। तो 2 ऐसे जगत हैं, सजीवों के 2 ऐसे जगत हैं जिसको हम बोलते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले जीव कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। कवक, पादप और जंतु। अपवाद की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो कवक, पादप और जंतु के अंदर ऐसे कवक, पादप और जंतु, कवक, पादप और जंतु। कवक जगत के अंदर एक अपवाद आता है, एक अपवाद आता है। कवक जगत के अंदर एक अपवाद है, यीस्ट। क्या नाम है? यीस्ट। तो कवक जगत के अंदर यीस्ट को छोड़ते हैं तो बाकी जितने भी कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं वाले जीव होते हैं। पादप जगत में ये भी कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जंतु जगत भी कैसा होता है? बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव है। पादप जगत के अंदर एक अपवाद है जो आपको याद रखना है, यानी कि कुछ अपवाद है। शैवाल। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय भी होते हैं। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो मोटे तौर पर यदि हम अपवाद को छोड़ दें तो
एक जगत के अंदर, यानी कि हम बात करें एक कोशिकीय जीवों की, तो एक कोशिकीय जीवों में यदि हम जगत की बात करें तो किस किस को रख सकते हैं उदाहरण में, ये आपको याद रखना है। एक कोशिकीय जीवों में हम मोनेरा को रख सकते हैं। कौन से जगत में? मोनेरा को हम एक कोशिकीय में रख सकते हैं। प्रोटिस्टा को रख सकते हैं, प्रोटिस्टा को रख सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दो ऐसे जगत हैं जो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरी बात, यदि बाकी के तीन जगत हैं उनको हम किस में रखेंगे? फंजाई यानी कवक, फंजाई या कवक जगत, प्लांटी यानी कि वनस्पति जगत, और जंतु जगत। इनको हम किस में रखते हैं? बहुकोशिकीय जीव में रखते हैं। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो पॉइंट नंबर 6, केंद्रक की खोज किसने करी? केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज किसने करी या केंद्र की खोज कैसे हुई? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक के भाई ने करी? नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। किसने करी है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। तो केंद्रक की खोज किसने करी है? रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। ये बात क्लियर? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। कौन सी कोशिका की खोज? मृत कोशिका की, जीवित कोशिका की एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट, धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया, वैज्ञानिक खोज करते गए। उसी तरह से जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जो माइक्रोस्कोप होते हैं, उन माइक्रोस्कोप में भी अपडेट होता गया, यानी कि उनकी खोज भी विकसित होती गई। यदि हम बात करें सूक्ष्मदर्शी की खोज की, सूक्ष्मदर्शी उस समय दो तरह के सूक्ष्मदर्शी हुआ करते थे। कितने? सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की यदि हम बात करें, माइक्रोस्कोप की यदि हम बात करें तो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप उस समय कितने हुआ करते थे? दो। कितने माइक्रोस्कोप हुआ करते थे? दो। ठीक है। एक सामान्य माइक्रोस्कोप है, आप अपने स्कूल में यदि आप 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं, सामान्य सूक्ष्मदर्शी है। और एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सामान्य माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। तो सामान्य सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप क्या हुआ है? तो आप अपने स्कूल में या आपके गांव स्कूल के लैब में आप गए हो, वहां पर आपने स्लाइड काटी होगी, प्याज की स्लाइड बनाई होगी या प्याज की झिल्ली बनाई होगी। उस प्याज की झिल्ली में आपने इस सूक्ष्मदर्शी को आपने इस रोशनी में लेके गए हो या सूर्य के प्रकाश में लेके गए होंगे, फिर उस झिल्ली को आपने उस माइक्रोस्कोप स्लाइड बना के देखा होगा। तो वो अपने जो स्कूल में मिलता है वो कौन सा होता है? आपका सामान्य सूक्ष्मदर्शी। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है, बड़े बड़े जो लैब्स होते हैं जहाँ पे वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं, यानी कि कोशिका ऐसी छोटी इकाई है जिसको हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? सामान्य इलेक्ट्रॉन, सामान्य सूक्ष्मदर्शी की या माइक्रोस्कोप की। अब उस सामान्य माइक्रोस्कोप में फिर भी हमने देखा है कि कोशिका के अंदर आंतरिक अंगों को हमें यदि देखना है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को देखना है, तो हमें और ज्यादा अच्छे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। और फिर वैज्ञानिकों ने किसकी जरूरत के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाया। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी
और सामान्य सूक्ष्मदर्शी में अंतर क्या होता है, यानी कि यदि इसमें मोटे मोटे अंतर की बात करें तो उसका जो अंतर होता है वो होता है आवर्धन क्षमता का। किसका होता है? आवर्धन क्षमता का। यानी कि इसकी जो सामान्य आवर्धन क्षमता है, माना कि इसकी जितनी भी आवश्यकता है एक आवर्धन क्षमता है, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी सामान्य सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो सामान्य आवर्धन क्षमता होती है वो लगभग 2000 से 3000 गुना ज्यादा होती है। कितनी? 2000 से 3000 गुना ज्यादा होती है। तो सामान्य सूक्ष्मदर्शी से ज्यादा आवर्धन क्षमता किसकी होती है? अब आवर्धन क्षमता क्या होती है तो हम समझे, आवर्धन क्षमता नॉर्मली होती है जूम करने की कैपेसिटी, क्योंकि वो छोटे होते हैं। किसी भी सूक्ष्मदर्शी की जूम, आप जैसे अपने फोन में कैमरा होता है उस कैमरे को जूम करते हैं, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में भी जब हम कोशिका को रखते हैं और कोशिका को जूम करते जाते हैं तब हम उसके आंतरिक अंगों को देख पाते हैं। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? कंप्लीट, यानी कि हम लिख सकते हैं जूम करने की क्षमता। जूम करने की क्षमता यानी कि जूम करने का मतलब है छोटी चीज को बड़ा करके देखना, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना, बड़ा करना क्या कहलाता है? जूम कहलाता है। क्लियर? तो कितने पॉइंट हो गए? केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने, जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी विकसित होते गए फिर धीरे 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 हम कोशिकाओं के अंगों के बारे में भी बात करने लगते हैं। इससे आगे की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।